Great. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अमीबा क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता था हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऑलरेडी यूट्यूब पर जा चुका है। लेक्चर 3 किसी टेक्निकल इशू की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो अब आप डायरेक्टली जो लेक्चर देख रहे हैं वो है लेक्चर 4। तो लेक्चर 3 के बारे में कमेंट्स ना करें कि सर लेक्चर 3 कहाँ है, गायब है, मिल नहीं रहा है, ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट एनी हाउ, इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर 4, I welcome you all to this amazing channel that is Amoeba Classes, and without any further ado, let's get started without any wasting time. So if you have not subscribed to this channel, make sure that you hit the subscribe button. Also make sure to like the video and also press the bell icon so that you don't miss any notification from Amoeba Classes. So let's begin. हाँ जी बच्चों, तैयार हो? चलो स्क्रीन देख लो भाई, स्क्रीन दिखने लगी होगी। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। कल बच्चे हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमने ओव्यूलेशन भी पढ़ा था कि भाई ओव्यूलेशन जो है वो क्या होता है, रिलीज ऑफ द ओवा फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, हमने देखा था कि किस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। उसके अंदर प्राइमरी oocyte और फिर सेकेंडरी oocyte डेवलप करके अल्टीमेटली क्या बन जाता है, ओवा बन जाता है। ठीक, हमने यूट्रस और अलग अलग पार्ट्स के काफी सारे अलग अलग क्या पढ़े थे, फंक्शंस वगैरह हमने डिस्कस किए थे। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चे डिस्कस किया था, उसी तरीके से हम फटाफट से गैमेटोजेनेसिस भी देख लेते हैं कि गैमेटोजेनेसिस किस तरीके से होगा। आई होप आप सभी को ये स्पर्मेटोजेनेसिस याद होगा कि कैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए अलग अलग क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिससे क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर इनिशियल सेल्स की बात करें तो शुरुआत के सेल्स को क्या हम क्या बोलते हैं जिनसे स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है, मियोसाइट्स, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, या इनको हम और क्या बोलेंगे, गेमीट मदर सेल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं oogenesis की, oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा। और ये oogenesis कहां पर होती है बच्चे, oogenesis होती है ओवरी में। अगर हमें आंसर चाहिए आपसे कमेंट में कि स्पर्मेटोजेनेसिस एग्जैक्टली कहां होती है, अब तक तो तुम लोग सीख भी गए होगे, जल्दी से आंसर दो कि वेयर डज स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। नहीं पता किसी को, नालायक हो पड़ते तुम लोग। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सही वैभव, शाबाश। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज द करेक्ट आंसर। मुकुल साहू, जर्मिनल मदर सेल इज द रॉन्ग आंसर। तो जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इसी तरीके से ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर oogenesis होगी। तो प्राइमरी जर्म सेल इनको बोल दो, या गेमीट मदर सेल इनको बोल दो, या मियोसाइट्स। ठीक है, ये वो सेल्स होते हैं जो गेमीटोजेनेसिस की शुरुआत करते हैं। ठीक है जी। अब यहां पे अगर हम बात करें शुरुआत के, ये जो मियोसाइट्स होते हैं बच्चे कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। इनमें माइटोसिस होगा और माइटोसिस करके ये खूब सारे डिप्लॉइड क्या बना देंगे, सेल्स बना देंगे। तो उन्होंने खूब सारे डिप्लॉइड सेल्स बना दिए। ठीक है, उसमें से ये डिप्लॉइड बने, ये डिप्लॉइड बने, फिर ये और डिवाइड हुए, डिवाइड करते गए, तो अल्टीमेटली हमारे पास खूब सारे डिप्लॉइड सेल्स तैयार हैं आफ्टर सो मेनी माइटोटिक डिविजन्स, एंड these diploid cells are now called as oogonia। हम कंपेयर करते करते चलते हैं। स्पर्म में हम इनको क्या बोलते थे, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ओवा के फॉर्मेशन में हम इनको क्या बोलेंगे, oogonia। अब उसमें से एक oogonia में हमने क्या शुरू करनी है, मियोसिस शुरू करनी है। तो जिस oogonia में हम मियोसिस शुरू करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। स्पर्म में हम क्या बोलते थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। अब जैसा कि हमें पता है भाई, मियोसिस इसका व्हाट, रिडक्शनल डिवीजन। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर क्या होगा बच्चे, हाफ। तो यहां पर एन बना, यहां पर एन बना। तो ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो दो ऑफस्प्रिंग बनी जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है, दैट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte। हम बच्चे इनको क्या बोलेंगे,
सेकेंडरी oocyte। बट आप ध्यान से यहां पर देखोगे कि ये जो दो सेल्स बने उसमें से एक को तो सेकेंडरी oocyte बोल दिया, इस वाले सेल को सेकेंडरी oocyte बोल दिया, बट ये वाला जो सेल बना, साइज भी देखो आप दोनों सेल्स का, थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप दोनों सेल के साइज में फर्क देखो। ये वाला जो हैप्लॉइड सेल बना इसका साइज बड़ा है और ये वाला जो सेल बना इसका साइज छोटा है, समझ रहे हो? तो ये छोटे वाला जो सेल बना इसको हमने क्या बोला? पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे बेटा? पोलर बॉडी। और जो मेन सेल बना जिसका साइज बड़ा है, डेट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte। ओके, अब सेकेंडरी oocyte पोलर बॉडी जनरली हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो यहां तक ही डिवीजन होगा, ये चीज आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है? तो पोलर बॉडी क्या होती है? लास्ट में क्या कर जाती है? डीजेनरेट। पोलर बॉडी लास्ट में क्या कर जाएगी? डीजेनरेट कर जाती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि पोलर बॉडी का पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो ये सेकेंडरी oocyte के अंदर आ जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको ओवा बनाना है आगे चल के। तो कैसे बनाएगा वो देखते हैं जस्ट अभी। तो पोलर बॉडी का फिर कोई काम नहीं, क्योंकि साइटोप्लाज्म नहीं तो वो डीजनरेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद को, अपने खुद के साइटोप्लाज्म को सेक्रीफाइस करके सेकेंडरी oocyte को साइटोप्लाज्म दे दिया। इसलिए इस सेकेंडरी oocyte का जो साइज है वो साइज भी बच्चे क्या हो गया? बड़ा हो गया, ठीक है? इसके बाद फिर हम बात करते हैं, ये जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte में अब कंटिन्यू क्या होगी? सेकेंड मियोटिक डिवीजन। एंड यू हैव द आइडिया दैट सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज सिमिलर टू माइटोसिस। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में बनते हैं। तो ये कैसे थे? हैप्लॉइड। तो डॉटर सेल्स में भी बच्चे कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। अब यहां पे फिर से देखो दो सेल्स बने, ठीक है? इनका तो खेल खत्म ही हो गया पोलर बॉडी का, ठीक? ये पोलर बॉडी डीजनरेट कर गई। अब यहां पर दो सेल्स बने जिसमें से ये वाला जो सेल है ये भी अपना साइटोप्लाज्म मेन इस सेल को दे देता है, और ये वाला जो सेल बनता है इसको हम बोलते हैं ooted। क्या बोलते हैं बच्चे? इस वाले सेल को हम ooted। जैसे यहां पर क्या बना था? स्पर्मेटेड। यहां पर क्या बना था? स्पर्मेटेड। ऐसे यहां क्या बनेगा बच्चे? ooted। और जो दूसरा सेल होगा उसका साइटोप्लाज्म, क्योंकि उसने ooted को दे दिया, तो ये भी क्या कर जाएगा? डीजेनरेट। तो अगर हम आपसे पूछे टोटल अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो टोटल कितनी पोलर बॉडीज बनी जो कि डीजेनरेट हुई? 1 2 3 अकॉर्डिंग टू क्लास 10th। बट अगर हायर क्लासेस में 12th में पढ़ोगे तो इसी स्टेप में पोलर बॉडी डीजेनरेट कर जाती है और इस वाले स्टेप में ये वाली पोलर बॉडी डीजेनरेट कर जाती है। तो पोलर बॉडी से अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये याद रखना कि यहां पर बच्चे स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने स्पर्मेटिड्स बने थे? नंबर बोलो। स्पर्मेटोजेनेसिस में टोटल कितने स्पर्म्स बने थे? 4। बट अगर हम यहां oogenesis की बात करें बच्चे, oogenesis में कितने ooted बने? 4 3 2 1। कितने ooted बने? सिर्फ एक ooted बना, बाकी के जितने सेल्स थे वो सब क्या कर गए? पोलर बॉडी उनको हमने बोला, और वो सब डीजेनरेट कर गए। तो कितने ooted बने? सिर्फ एक ooted। अब ये जो ooted है बच्चे, ये जो ooted बना है, ये ooted अब अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओवम में। जब ये न्यूट्रिशन गेन करेगा और मैच्योर होगा तो उसको अब हम क्या बोल देंगे? ओवम। जैसे हमने स्पर्मेटिड को क्या बोला था? स्पर्मेटिड मैच्योर होने के बाद क्या बना दिए थे? स्पर्म बना दिए थे। इसी तरीके से जो ooted है, ये ooted भी मैच्योरेशन के बाद क्या बनाएगा? ओवम बना देगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है समझना, ये जो पूरा प्रोसेस है बच्चे, ये कहां चल रहा है? ये चल रहा है ओवरी में। समझे? कहां चल रहा है बच्चे? ओवरी में चल रहा है। डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी। The secondary oocyte contains huge amount of cytoplasm and that cytoplasm is already taken from the polar body. That's why polar body does not have any cytoplasm, so it gets degenerate। ठीक है जी। ooted की न्यूट्रिशन की बात करें बच्चे, तो वो जो साइटोप्लाज्म है, जो पोलर बॉडी से उसको साइटोप्लाज्म मिला है, उस साइटोप्लाज्म से ही वो न्यूट्रिशन को गेन करेगा और धीरे धीरे वो एक मैच्योर ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये जो कहानी हमने आपको अभी पढ़ाई पूरी oogenesis की, ये कहाँ होती है बेटा? ओवरी में होती है। प्राइमरी जर्म सेल या हम मियोसाइट्स या जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनसे गेमीट्स का फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये वाला अगला टॉपिक जो आता है, ये तो हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, हर एक पार्ट के बारे में। अब जो अगला टॉपिक है दैट इज ये भी हो गया। हाँ जी, तो अगला टॉपिक जो बच्चे अब हमें पढ़ना है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छी तरह समझोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर भी होंगे। ध्यान से देखो इस डायग्राम को, इस डायग्राम के बेसिस पे हम पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने वाले हैं। तो अभी तो खैर ध्यान से सुनना पहले कि देखिए होता क्या है, जो एक फीमेल होती है बच्चे, फीमेल प्यूबर्टी हिट कब करती है, उसकी प्यूबर्टी की एज कब शुरू होती है? 10 से 12 साल में। ठीक है, नाउ हमें जैसे कि पता है प्यूबर्टी के साथ साथ कौन सा टाइम पीरियड शुरू हो जाता है? दैट इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस, है ना? हमने पढ़ा था एडोलेसेंस इज द टाइम पीरियड जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होता है? डेवलपमेंट। और उसी टाइम एक नया प्रोसेस शुरू होता है फीमेल की बॉडी में, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिनार्की। एग्जाम में आता है, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मिनार्की, मिनार्की क्या है? मिनार्की इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मिनार्की हम क्या सीखे कि मिनार्की मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत को बोलते हैं मिनार्की। ठीक है जी, तो अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है इसको समझो। जैसा कि हमने बताया बच्चे, 12 साल की एज में जो फीमेल है वो मैच्योर होना शुरू हो जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक शुरू हो जाती है। दैट मीन्स फीमेल की जो बॉडी है, दैट फीमेल बॉडी स्टार्ट्स टू प्रिपेयर इट्स यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि वो फीमेल अब प्यूबर्टी हिट कर गई है, तो उसकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू होते हैं। उसमें से एक ऐसा चेंजेस है जिसमें उसका जो यूट्रस है वो यूट्रस तैयारियां शुरू करता है, किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, अब किस तरीके से होगा? हमने आपको बच्चे 3 लेयर बताई थी यूट्रस की। यूट्रस की हमने आपको 3 लेयर पढ़ाई थी। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी? पेरीमेट्रियम। मिडिल वाली लेयर कौन सी? मायोमेट्रियम। और इनर लेयर का नाम आप बताओगे कौन सी होती है प्रियांशु वर्मा? बहुत बढ़िया, एंडोमेट्रियम। तो होता क्या है बच्चे, हर 28 दिन, एवरी 28 डेज द फीमेल बॉडी प्रिपेयर इट्स एंडोमेट्रियम सो दैट द इम्प्लांटेशन कैन टेक प्लेस। कल आपको हमने बताया था इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो और द ब्लास्टुला टू द एंडोमेट्रियम। समझना, ध्यान से समझना, फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब ब्लास्टुला बनता है क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है, या हम बोले एम्ब्रियो बनता है, तो उस एम्ब्रियो को चिपकने के लिए क्या रेडी चाहिए? एकदम, अगर एम्ब्रियो को चिपकना है एक जगह तो रेडी क्या होना चाहिए? उसकी वॉल को रेडी होना चाहिए। वो वॉल कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। जैसे ही एंडोमेट्रियम में वो एम्ब्रियो चिपक जाएगा, हमने एक टर्म बोला कि भाई क्या हो गया? इम्प्लांटेशन हो गया है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन हो गया मतलब कि भाई प्रेगनेंसी शुरू हो चुकी है। अब 9 मंथ्स तक फीमेल विल बी प्रेग्नेंट और उसके बाद मिठाइयां बढ़ जाएंगी हॉस्पिटल में। ठीक है, तो यहां पे बच्चे अगर हम बात करें एवरी 28 डेज, यहां समझना, एवरी 28 डेज द फीमेल बॉडी या द फीमेल एंडोमेट्रियम इज जेनरेटेड एंड शेड ऑफ। बनती है, टूट जाती है, बनती है, टूट जाती है। क्यों? समझना, जैसे अगर हम बात करें कोई भी चीज आप खाते हो, जैसे मान लो मिठाई है, ठीक है, मिठाई आपको अच्छी मिठाई खाना है, तो
20 दिन पुरानी मिठाई अच्छी होगी कि 2-3 दिन पुरानी मिठाई अच्छी होगी? बताओ भाई, सिंपल सा आंसर है, इसमें क्या सोचना। अगर आपको कोई स्वीट खाना है तो जो 1-2 दिन पुरानी मिठाई होगी, या हम बोले एकदम ताजी ताजी बनी होगी, वो बहुत ज्यादा बेटर होगी कंपैरेटिवली टू जो 1 महीने की पुरानी मिठाई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आपको बोलें कि भाई आपको अगर साफ सुथरे रहना है तो आपको डेली क्या होना होता है? नहाना होता है ना? तो डेली नहाना बेटर है कि 1 महीने में या 2 महीने में या 1 साल में नहाना बेटर है? अब अपनी पोले मत खोलना कि हाँ सर हम तो 1 साल बाद ही नहाते हैं, पानी सेव वाटर सेव लाइफ, वो वाला डायलॉग मत मानना। तो सभी को पता है कि भाई डेली नहाना जरूरी है। इसी तरीके से एंडोमेट्रियम जब बनती है तो अगर एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के पास आता है तो एंडोमेट्रियम को फ्रेश रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि उसके सेल डेड हो गए हो, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई हो और 2-3 महीने पुराना एंडोमेट्रियम हो गया हो। नहीं, अगर इम्प्लांटेशन होना है तो एंडोमेट्रियम को फ्रेश रहना जरूरी है। और इम्प्लांटेशन, ध्यान से सुनो, सिर्फ यहां पे सुनने का खेल है, लिखने का नहीं। सुनोगे ध्यान से समझ में आएगा। अब यहां पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या इम्प्लांटेशन होगा? यस और नो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या इम्प्लांटेशन का कोई चांस है? नहीं है, कोई चांस नहीं है। ठीक है, बट फीमेल की बॉडी को हर 28 दिन रेडी रहना होता है कि लक बाय चांस की अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और एम्ब्रियो यूट्रस तक आ गया तो वो खाली हाथ ना जाए। एंडोमेट्रियम को उस टाइम क्या रहना जरूरी है? रेडी रहना जरूरी है, ताकि क्या हो जाए? इम्प्लांटेशन हो जाए। एंडोमेट्रियम को रेडी रहना भी जरूरी है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड रहना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि 3 महीने से एंडोमेट्रियम वहां पे चिपका हुआ है और फिर इम्प्लांटेशन हो रहा है, नहीं। सेल्स को फ्रेश रहना जरूरी है, ब्लड वेसल्स का अच्छा सप्लाई होना जरूरी है, तभी फिर आगे ग्रोथ होती है। तो होता क्या है कि एंडोमेट्रियम, अब यहां पे देखना, पूरी कहानी सुनना कि 28 दिन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब 28 दिन का क्या मतलब है? 0 से लेके हमने डेट लिखी कहां तक? 28 डे तक हमने डेट लिखी। ठीक है, अब 0 से लेके 5 दिन, 5 से लेके 14 दिन, 14 से लेके 21 दिन और 21 से लेके 28 दिन और 28 से फिर से 0 पर हम आ जाएंगे। तो ये जो साइकिल जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो कितने दिन के लिए पढ़ने वाले हैं? 28 डेज तक के लिए पढ़ने वाले हैं। अब फीमेल का ये जो 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके 14th डे पर, ध्यान से सुनना बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसके 14th डे पर, द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? ओव्यूलेशन। क्या होता है बेटा? ओव्यूलेशन। अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ठीक है, तो 14th डे पर क्या होता है बेटा? ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ओव्यूलेशन अगर होगा, ओवा की जो लाइफ टाइम होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 4 डेज। कितने दिन? 4 दिन। तो अगर हम यहां पर 4 दिन पीछे करें तो कितने आया? 10, और 4 दिन आगे करें तो कितना आया? 18। ठीक है, तो जो ओवा होगा, हम यहां पर जो फर्टिलिटी पीरियड मेजर करते हैं वो 10 से 18वें दिन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस टाइम फीमेल सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि ये टाइम होता है किसका? ओव्यूलेशन का। अब अगर 10 दिन के पहले या 18 दिन के बाद कोई स्पर्म की एंट्री होती है, 10 दिन के पहले और 18 दिन के बाद अगर स्पर्म की एंट्री होती है, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा? आप लोग बताओ। 10 दिन के पहले और 18 दिन के बाद अगर स्पर्म की एंट्री होती है तो क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि स्पर्म आ गया बट ओवा नहीं है। ओवा पैदा हो गया बट स्पर्म 2 दिन बाद भर जाता है, तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। बट अगर 10 से 18 दिन के बीच में स्पर्म की एंट्री होती है तो स्पर्म भी जिंदा रह पाएगा, ओवा भी होगा और
फर्टिलाइजेशन भी होगा और फिर इम्प्लांटेशन भी होगा। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन जो होता है बच्चे वो होता है 21st डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम बात करें 14 दिन से लेके 21 दिन, कितने दिन का डिफरेंस आया? 21 माइनस 14, कितने दिन का डिफरेंस आया बच्चे? 7 डेज का। 7 दिन लगते हैं फर्टिलाइजेशन से, या हम बोले जाइगोट से 64 सेल बनने तक। टोटल कितने डेज लगते हैं बेटा? 7 डेज लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 1 हफ्ता या 7 दिन लगते हैं। और 21st डे क्या हो जाएगा यहां पर? इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी क्या है? इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है कि यहां पर कौन सी वॉल एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए इम्प्लांटेशन के लिए। यहां पर कौन सी वॉल प्रिपेयर होना चाहिए इम्प्लांटेशन के लिए? उस वॉल को क्या बोलते हैं हम? एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम तैयार है और इम्प्लांटेशन हो गया। अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है और एंडोमेट्रियम ऑलरेडी तैयार है तो फीमेल क्या हो गई? प्रेग्नेंट। और फिर ये प्रेगनेंसी कितने टाइम तक चलेगी? 9 महीने 280 दिन या 40 हफ्ते। ठीक है, बट एंडोमेट्रियम हर 28 दिन बन रही है। एवरी 28 डेज एंडोमेट्रियम इज फॉर्म्ड, बट एवरी 28 डेज स्पर्म डज नॉट एंटर। ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते या हर महीने ये जो स्पर्म है उसकी एंट्री हो रही है, द फीमेल इज हैविंग सेक्सुअल एक्टिविटी और इंटरकोर्स, या उसको हर हफ्ते बच्चा पैदा करना है, नहीं। अब क्योंकि एंट्री स्पर्म की हो नहीं रही तो होगा क्या? अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है, इम्प्लांटेशन नहीं होने का मतलब स्पर्म नहीं आया, स्पर्म नहीं आने का मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, एंडोमेट्रियम बन चुकी है। वो क्यों? क्योंकि वो रेडी थी, हर हफ्ते उसको रेडी होना होता है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो एंडोमेट्रियम है वो एंडोमेट्रियम 28 दिन तक तो रहेगी, बट उसके बाद 0 से 5 दिन तक वो क्या हो जाएगी? शेड ऑफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको दोबारा से क्या करना है? नई एंडोमेट्रियम बनाना है। जितने भी क्वेश्चंस तुम लोग पूछ रहे हो बात के लिए रखो, पहले इसको समझ लो, क्योंकि हम सारी चीजें अभी कवर करेंगे तो हो सकता है आपका ऑलरेडी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या सीखे बच्चे? कि अगर इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन तो छोड़ो, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा? प्रेगनेंसी होगी। और जो एंडोमेट्रियम है, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो क्या रहेगी? इंटेक्ट रहेगी, बनी रहेगी। कब तक? 9 महीने तक। ठीक है, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो एंडोमेट्रियम है वो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी? शेड ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम इस डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं ओवरऑल कि आखिर में चल क्या रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये डायग्राम अच्छी तरह सभी को विजिबल होगा। अब समझना ध्यान से, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बच्चे, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेज में डिवाइड किया गया है। जो पहला फेज है उसको हमने क्या बोला? मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरे फेज को क्या बोला? फॉलिक्यूलर फेज। तीसरे फेज को क्या बोला? ओव्यूलेटरी फेज। और चौथे फेज को क्या बोला? लूटियल फेज, जिसका एक और नाम क्या है? सिक्रीटरी फेज। ठीक है, हम मान लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि 0 से लेके कितने दिन तक? 5 दिन तक। 0 से लेके 5 दिन तक जो एंडोमेट्रियम है वो क्या होती है? शेड ऑफ होती है। तो यहां पर देखो ये एंडोमेट्रियम दिखाई गई है डायग्राम में। तो एंडोमेट्रियम क्या है? सिर्फ इतनी सी है, जरा सी है। क्यों? क्योंकि ये एंडोमेट्रियम क्या हो चुकी है बच्चे? शेड ऑफ हो चुकी है। क्यों शेड ऑफ हुई? क्योंकि कोई भी फर्टिलाइजेशन, कोई इंप्लांटेशन नहीं हुआ। जब इंप्लांटेशन हुआ ही नहीं तो वो क्या हो गई? शेड ऑफ हो गई। अब यहां पर होता क्या है? एंडोमेट्रियम में ढेर सारी क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। एंडोमेट्रियम में ढेर सारी क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। ढेर सारी क्या होती हैं? नर्व फाइबर्स भी होती हैं। अब सोचो, फीमेल की बॉडी का पार्ट है ना, इस तरीके से सोचो जैसे आपकी उंगली को काट दिया,
तो दर्द होगा कि नहीं होगा अगर आपकी उंगली काट देते हैं, है ना? काटना तो दूर, हल्का सा ब्लेड भी लग जाए तो क्या होता है? दर्द होता है। इन द सेम वे फीमेल की जो एंडोमेट्रियम है बच्चे, वहां पे ब्लड वेसल्स हैं, वहां पर नर्व्स हैं, और सोचो फीमेल की बॉडी का पार्ट है एंडोमेट्रियम, जो कि क्या हो रहा है? शेड ऑफ हो रहा है। तो जब ये पार्ट शेड ऑफ होगा तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? रप्चर करेंगी, क्योंकि वहां पर नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं। तो जब रप्चर होगा तो पेन के सेंसेशन जाएंगे नर्वस सिस्टम में। तो जब ये फेज होता है बच्चे 0 से 5 दिन का जो फेज होता है, इस फेज में ये जो शेड ऑफ हो रहा है, ये शेड ऑफ कहां से बाहर निकलता है बेटा? वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है? और वो जो शेड ऑफ हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो। इस फ्लो को हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल फ्लो। इस मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। इस मेंस्ट्रुअल फ्लो में और क्या साथ में निकलेगी? एंडोमेट्रियम की वॉल निकलेगी जो बनी हुई थी, और साथ ही साथ फीमेल और क्या एक्सपीरियंस करेगी? पेन को भी एक्सपीरियंस करती है वो फीमेल, ठीक है? तो यहां पे बच्चे इस मेंस्ट्रुअल फ्लो को नॉर्मल इंग्लिश में और हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स, PERIODS, ठीक है? 3-4 टाइप के पीरियड्स होते हैं। एक तो वो हो गया आपका कौन सा? स्कूल वाला पीरियड, है ना? अरे जो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ठीक है? दूसरा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पीरियड, और तीसरा पीरियड होता है, अगर शायद आपको पता हो, फुल स्टॉप। दिस फुल स्टॉप इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीरियड, ठीक है? फुल स्टॉप को हम एग्जैक्टली बोलते क्या है? पीरियड बोलते हैं। सो देर आर मेनी अदर, माइट बी मेनी अदर पीरियड, बट राइट नाउ इन कंप्यूटर्स में पीरियड बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में भी बोलते हैं। बट एनी हाउ यहां पर हम क्या सीखे बच्चे? ये जो पीरियड्स होते हैं, दैट पीरियड्स इज बेसिकली व्हाट? दैट इज द शेडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो, या शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम अलोंग विद द ब्लड, राइट? और पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर क्या है? नर्व फाइबर्स भी हैं, इसलिए क्या हो रहा है बच्चे? पेन हो रहा है, ठीक है? फर्स्ट फेज समझ में आया सभी को? मेंस्ट्रुअल फेज समझ में आया? और ये मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन तक चलता है? 3 से 5 दिन तक चलता है, ठीक है? आपने फिर बच्चे कुछ एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे, और जैसे कि हमने बोला है बच्चे, इस लेक्चर को एज अ एजुकेशनल लेक्चर लेना, इसको अदरवाइज मत लेना, क्योंकि हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर चीज की नॉलेज अच्छी तरीके से, सही तरीके से मिले। तो इस चीज का खास ध्यान रखना, जो भी आपको बता रहे हैं नॉलेज वाइज उसको ग्रेस्प करना, ताकि आपको हमेशा से चीजें काम में आए, ठीक है ना? तो यहां पे बच्चे हम जो बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो की, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो को रोकने के लिए, जैसे आपको पता होगा, मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे उसमें से एक प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैनिटरी पैड्स। और इस सैनिटरी पैड्स के ऊपर एक मूवी भी बनी थी अक्षय कुमार की, अगर आपको याद होगा। पता नहीं किस किसने देखी है, नहीं देखी है तो देखना, इट इज अ इंटरेस्टिंग मूवी। पैडमैन भी मूवी बनी थी। सो व्हाट इज जनरली द यूज ऑफ दिस सैनिटरी पैड्स? होता क्या है? द फीमेल एक्चुअली, टू बी प्रिसाइज, डजंट रियली नो कि कब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, ठीक है ना? द फीमेल नोज कि भाई ये डेट्स की पॉसिबिलिटी है, कि भाई डेट आने वाली है, नाउ देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, बट एग्जैक्ट एट व्हाट टाइम ये किसी को नहीं पता होता है। सो व्हाट हैपेंस, जो वर्किंग फीमेल होती हैं, जो जॉब करती हैं, या इधर उधर जिनका डेली का वैसा काम रहता है, मार्केट जाना है, इधर उधर जाना है, सो दे डोंट नो कि मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है या जो पीरियड्स हैं वो कब हो जाएं। सो these sanitary pads, they are used to wore just beneath the vagina, just in case अगर menstrual flow होता है, so all that flow is absorbed in these kind of sanitary pads, जिनको मार्केट में शायद अलग अलग नाम से ये प्रोडक्ट्स आते हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बच्चे, समझने की कोशिश कर रहे हो कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। और ज्यादा फिर डिटेल में थोड़ा सा फिर ऑकवर्ड सा हमारे लिए भी हो जाएगा, बट एनी हाउ आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? दूसरी चीज और है, ये तो सैनिटरी पैड्स हो गए। अनदर थिंग इज टेम्पन्स। ये शायद आप जिंदगी में कभी सुनो ही ना, और सुनोगे तो शायद मूवी में ही सुनोगे, क्योंकि ये हमें नहीं लगता, क्योंकि हमने खुद बुक्स वगैरह में बहुत कम पढ़ा है। जब रिप्रोडक्टिव हमने कॉलेज में पढ़ी थी उस टाइम हमने पढ़ा था। सो टेम्पॉन्स आर समवॉट लाइक
अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और आगे इस तरीके से ऐसा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है टेम्पन्स। ठीक है, ये भी उसका बना होता है, मतलब थर्माकोल टाइप का होता है, बट एग्जैक्टली इट इज नॉट अ थर्माकोल। तो ये थर्माकोल टाइप का होता है। ये क्या करता है, इसके पास भी सैनिटरी पैड जैसी एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी होती है। कौन सी कैपेबिलिटी? एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी। तो ये वजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है। ओके, एंड बिकॉज देयर इज अ थ्रेड, तो इसको निकालना भी बड़ा आसान होता है। तो जस्ट इन केस अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, सो ऑल दैट फ्लो, द मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फ्लो है, जो ब्लड एंडोमेट्रियम है, वो सब कुछ कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? ये टेम्पन्स क्या कर लेंगे बच्चे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फीमेल को यूज करना पड़ते हैं स्पेशल केसेस में। तो ये तो कहानी हो गई बच्चे किसकी? मेंस्ट्रुअल साइकिल की, या हम बोले मेंस्ट्रुअल फेज की, जो कब से कब चल रहा है बच्चे? 3 से 5 दिन तक चलता है। ठीक है, अब यहां पर एंडोमेट्रियम, यहां पर डाउनफॉल हुआ और इस जगह एंडोमेट्रियम वॉल पूरी क्या हो गई बेटा? शेड ऑफ हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पे दोबारा से एंडोमेट्रियम को क्या होना है? दोबारा से बनना है। अगेन दिस एंडोमेट्रियम वॉल हैव टू फॉर्म। क्यों फॉर्म करना है? क्योंकि अगर स्पर्म की एंट्री होती है और फर्टिलाइजेशन होता है तो एंडोमेट्रियम का बनना जरूरी है, ताकि इंप्लांटेशन अच्छी तरह हो पाए और फीमेल प्रेग्नेंट हो पाए। ठीक है, तो हर 28 दिन ये चलना है। तो हम फर्स्ट 28 डेज का हम पढ़ेंगे और फिर वो साइकिल क्या होती जाएगी? रिपीट होती जाएगी। ओके, तो अब क्या होता है? 5वें दिन के बाद एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन शुरू होने लगता है। आप देखो इस तरीके से कि एंडोमेट्रियम क्या होने लगी? एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होने लगा और एंडोमेट्रियम थिक होने लगी, मतलब कि ये वॉल दोबारा से फॉर्मेशन करने लगी। अब साथ ही साथ अगर आप यहां पर देखोगे, जैसे जैसे एंडोमेट्रियम बनती जा रही है, वैसे वैसे ओवरी में भी चेंजेस होते जा रहे हैं। जब शेड ऑफ चल रहा था, तुम लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कमेंट्स में रिस्पॉन्स देते रहना। तो जब शेड ऑफ चल रहा था, मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा था, तब वो फॉलिकल क्या कर रहे थे? ग्रो कर रहे थे। अब जैसे जैसे एंडोमेट्रियम थिक होने लगी, ओवरी में बच्चे फॉलिकल बनता जा रहा था और यहां पे अल्टीमेटली एक मैच्योर फॉलिकल बन चुका है। उस मैच्योर फॉलिकल का नाम आपको कल हमने पढ़ाया था। उस मैच्योर फॉलिकल का नाम क्या होता है बेटा? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अच्छी बात है, फोकस पूरे उससे पढ़ रहे हो तुम लोग, बट रिस्पॉन्स भी देते रहो ताकि हमें पता चले कि इंटरनेट सही चल रहा है। ठीक है ना? तो इस फॉलिकल को बच्चे हम क्या बोले थे? ग्राफियन फॉलिकल। और याद करो, ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करता है, सुनना ध्यान से, ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करता है तो क्या रिलीज होता है बेटा? एग सेल रिलीज होता है। और याद करो, एग सेल रिलीज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जल्दी से आंसर बोलो। व्हाट इज द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल कॉल्ड? ओव्यूलेशन। और अभी अभी हमने कुछ देर पहले बच्चे ओव्यूलेशन की डेट बताई थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी डेट पर ओव्यूलेशन होता है? बोलो जल्दी से। ऑन द 14th डे। तो अगर आप बच्चे इस ग्राफ में देखो, नीचे ये रहा कौन सा? 14th डे। और इसको अगर हम इस तरीके से सीधे मार्क करें तो ये क्या शो कर रहा है? ओव्यूलेशन। ठीक है, अब 6 दिन से लेके 13 दिन तक, क्योंकि फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, इसलिए हमने उस फेज का क्या नाम दिया? फॉलिक्यूलर फेज। बच्चे हमने उस फेज का क्या नाम दिया? फॉलिक्यूलर फेज। अब 14th डे पर क्या हो गया? ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, 14 दिन से लेके 21वें दिन तक, 14वें दिन से लेके 21 दिन तक अगर कोई भी स्पर्म नहीं आता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। मतलब कि 21-22 दिन तक, ध्यान से सुनो, 21-22 दिन तक एंडोमेट्रियम वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि वो किसका इंतजार कर रही है? क्योंकि वो किसका इंतजार कर रहा है? ब्लास्टूला का।
या एम्ब्रियो का, कि भाई एम्ब्रियो आएगा तो इम्प्लांटेशन होगा 21वें दिन तक, बट कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्पर्म नहीं आया। तो यहां पर देखो, एग तो रिलीज हो गया बट स्पर्म नहीं आया, तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। तो जैसा कि प्रोसेस चलता है कि रप्चर्ड फॉलिकल डीजनरेट करेगा और क्या बनाएगा? कॉर्पस लूटियम। कलर बोलो कॉर्पस लूटियम का जल्दी से। कॉर्पस लूटियम का कलर बोलो, येलो कलर। कॉर्पस लूटियम बन गया। ठीक है। अब जैसे ही यहां पे 24-25 तारीख को सिग्नल मिला कि भाई साहब कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, तो 28 दिन तक ये एंडोमेट्रियम इंटेक्ट रहेगी इस राह में कि भाई कैसे भी करके इम्प्लांटेशन हो जाए। बट भाई साहब स्पर्म आया ही नहीं, तो इम्प्लांटेशन का तो कोई सीन ही नहीं है। तो अब एंडोमेट्रियम ने खूब इंतजार किया, अब एंडोमेट्रियम हो चुकी है पुरानी। अब इसका क्या काम है? इस एंडोमेट्रियम को दोबारा से क्या करना है? शेड ऑफ होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये 1 महीने पुरानी नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने पुरानी एंडोमेट्रियम में इंप्लांटेशन होगा, नहीं। एंडोमेट्रियम ने कितने दिन वेट किया? 14 दिन से लेके, अगर हम यहां पे काउंट करें, 14 दिन से लेके 28 दिन तक, मतलब टोटल उसने 14 दिन वेट किया है। 14, 28 माइनस 14, 14 मिलेगा। 14 दिन इसने इंतजार किया है। लोग तो पता नहीं प्यार में कितने साल इंतजार कर लेते हैं। बट एनी हाउ यहां पर बात करें, इस एंडोमेट्रियम ने बच्चे कितने दिन इंतजार किया? 14 दिन इंतजार किया कि अब आएगा मेरा एम्ब्रियो, अब आएगा मेरा एम्ब्रियो, अब मैं इसको अपने एंडोमेट्रियम से चिपकाऊंगी। बट ऐसा नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं हुआ तो रो रो के आंसू निकाल निकाल के एंडोमेट्रियम क्या हो गई? शेड ऑफ हो गई। बट एंडोमेट्रियम ने हार नहीं मानी, एंडोमेट्रियम ने होप नहीं छोड़ी, और इस आस में उसने दोबारा से एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन शुरू कर दिया कि भाई अगले महीने फिर से कोई ना कोई आएगा और इम्प्लांट करेगा और प्रेगनेंसी पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलता है। और जब बच्चे सुनना, अब यहां पे ध्यान से सुनो, इस फ्लो चार्ट में अगर आप देखो, इस फ्लो चार्ट में हॉर्मोन्स का चेंजेस नहीं दिखाए हैं। इस फ्लो चार्ट में हॉर्मोन्स के चेंजेस नहीं दिखाए हैं। तो इसी फ्लो चार्ट में हम हॉर्मोन्स के बारे में कुछ समझते हैं। ठीक है, यहां पर बच्चे कुछ 3 हॉर्मोन जरूरी हैं, एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, और फिर होता है एक एलएच। 4 हॉर्मोन्स का हमें ग्राफ पढ़ना है कि इन 28 दिन ये 4 हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो किस तरीके से चेंज होता है। तो समझना, ध्यान से सुनना। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है 5 दिन तक, 4 हॉर्मोन्स, 1 2 3 4, सारे हॉर्मोन्स का लेवल होता है 0। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ध्यान से सुनो, सुन रहे हो? यस नो? यस लिख दो जरा, सुन रहे होगा ध्यान से। जब सारे हॉर्मोन्स का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या पीरियड्स होते हैं या मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तब सारे लेवल ऑफ हार्मोन क्या होते हैं? 0। अब क्योंकि फॉलिकल बनाने हैं, फॉलिकल बनाने के लिए हार्मोन आता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एफएसएच का जो लेवल है, वो एफएसएच का लेवल इस तरीके से क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और वो एफएसएच का लेवल कब तक बढ़ेगा? 14th डे तक बढ़ेगा, है ना? क्यों? तब तक तो oogenesis होता है, उसके बाद फिर oogenesis नहीं होता है। तो 14 दिन तक एफएसएच का लेवल बढ़ जाएगा। कुछ अमाउंट एस्ट्रोजन का भी होता है। तो अगर एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन का भी धीरे 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 इस तरीके से लेवल बढ़ता है। कब तक? 14th डे तक लेवल बढ़ता है। अब हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, ध्यान से सुनना। प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है एंडोमेट्रियम को बनाए रखना, एंडोमेट्रियम को इंटेक्ट रखना। तो ये जो इतनी थिक एंडोमेट्रियम जो आप देख रहे हो, ये थिक एंडोमेट्रियम कौन से हार्मोन की वजह से है? प्रोजेस्टेरॉन की वजह से है। और कल आपको हमने बताया था बच्चे, कौन सा पार्ट होता है जो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है?
कौन सा पार्ट होता है? कॉर्पस लूटियम। तो जब तक कॉर्पस लूटियम है तब तक क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। कॉर्पस लूटियम कब बनता है? 14 दिन के पहले कि 14वें दिन के बाद? कॉर्पस लूटियम 14 डे के पहले बनता है कि बाद में? बिल्कुल बाद में। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखें तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। और जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इस तरीके से बढ़ जाएगा और फिर इस तरीके से क्या रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कांस्टेंट रहेगा। तो 14 दिन तक प्रोजेस्टेरॉन का कोई काम नहीं। बट अब क्योंकि इंप्लांटेशन होना है, एंडोमेट्रियम को थिक बने रहना है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा? 14 दिन से 28 दिन तक पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अगले हार्मोन की, LH। LH का काम होता है, फुल फॉर्म क्या है? लूटिनाइजिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स आप दोबारा से एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ोगे। अब ये जो हार्मोन है कौन सा? LH। लूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है? कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे कौन सा कलर? ग्रीन कलर ले लेते हैं। अरे ब्लैक ले लेते हैं, नहीं ब्लैक तो है ही, ऑरेंज कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे लूटिनाइजिंग हार्मोन को ध्यान से देखना। ऑरेंज कलर में शुरुआत में कांस्टेंट एकदम जीरो लेवल, और जैसे ही 14th डे आया ये लेवल अचानक से बढ़ जाता है खतरनाक तरीके से, और जैसे ही 14th डे खत्म हुआ ये लेवल फिर से कम हो जाता है और फिर सीधा सीधा जीरो लेवल पे जाता है। तो आप ध्यान से देखो, 14th डे पर ये जो LH है बच्चे, ये कौन सा हार्मोन है? LH। 14th डे पर LH अचानक से बढ़ता है और फिर कम हो जाता है। ऐसा 14th डे पर क्या स्पेशल होता है बच्चे? लूटिनाइजिंग हार्मोन 14वें दिन पर, ऐसा मतलब 14th डे पर कौन सा प्रोसेस होता है? ओव्यूलेशन। तो बच्चे ये जो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करने का काम है ना, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करने का काम जो है, या ओव्यूलेशन कराने का काम जो है, वो कौन से हार्मोन का होता है? ओव्यूलेशन कराने का काम होता है लूटिनाइजिंग हार्मोन का। इसलिए 14th डे पर इसका लेवल अचानक से बढ़ जाता है और फिर कम हो जाता है। तो ग्राफ अगर आप बच्चे सारे हार्मोन्स के देखोगे, अगर हम थोड़ा सा साफ सुथरा ग्राफ आपको समझाने की कोशिश करें इस चार्ट में, ये हमने सीधी लाइन बना दी, ये वाई एक्सिस हो गई। अगर हम ग्राफ बनाएं तो आप हमें देखकर बताना, ठीक है? ये हमने 14th डे मार्क कर दिया, लेवल 0 0 0 0, अचानक से लेवल बढ़ा और फिर कम हो गया। तो बताओ कौन सा हार्मोन है ये? कौन से हार्मोन का ग्राफ है? LH का, ठीक है। फिर एक हार्मोन था, कलर चेंज कर लेते हैं। एक हार्मोन का ग्राफ पहले तो 0 था, फिर धीरे धीरे बढ़ा और 14th डे पर फिर अचानक से वो डाउन हो गया। ये कौन सा हार्मोन है? FSH। शाबाश, बहुत बढ़िया सीख रहे हो। फिर एक और हार्मोन था जो धीरे धीरे इस तरीके से लेवल बढ़ता है और फिर अचानक से उसको वो भी डाउन चला जाता है। ये कौन सा हो गया? एस्ट्रोजन। शाबाश वैभव, हमें लग रहा है इस बार वैभव शर्मा ही टॉप करेगा। अभी वैभव शुक्ला ने किया था, वैभव शर्मा करेगा। एस्ट्रोजन, बहुत बढ़िया वैभव। कौन सा ग्राफ हो गया बच्चे? एस्ट्रोजन। उसके बाद एक और हार्मोन है जिसका ग्राफ, अब तो जो एक ही बचा है बट उसका ग्राफ थोड़ा सा ध्यान से देखना कि पहले 0 0 0 0 0, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ उसका ग्राफ बढ़ा और फिर वो इस तरीके से कांस्टेंट है। तो ये वाला ग्राफ कौन से हार्मोन का हो गया बच्चे? ये हो गया प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आपको समझ में आए, आप सरिता अग्रवाल बुक में देखोगे तो वहां पे आपको ग्राफ भी साथ में मिल जाएंगे। अब जैसा कि बच्चे होता क्या है, जैसा कि हमें पता है, बहुत अच्छा एक पॉइंट बता रहे हैं, खासकर जितने भी लड़के हैं उनके लिए बहुत स्पेशल पॉइंट है, सब लोग ध्यान से सुनना, लड़कियां भी जितनी हैं सभी ध्यान से सुने कि देखो होता क्या है। इन 28 दिन, ये 28 दिन पहले इस चीज को समझो कि ये बच्चे जो 28 दिन की साइकिल शुरू होती है वो कब शुरू हो रही है? 10 years of age, and this onset of the menstrual cycle, इसको हमने क्या बोला? मिनार्की, ठीक है।
और ये साइकिल लगभग चलती है 50 साल तक। ठीक है, लिमिट हम सेट कर दे रहे हैं 10 से 12 साल और 45 से 50। तो यहां पर हमने लोअर लिमिट ले ली, यहां पर हमने अपर लिमिट ले ली। तो 10 से लेके 50 साल तक हर 28 दिन, एवरी 28 डेज फॉर द 40 ईयर्स। 50 - 10 कितना हो गया? 40 साल। तो फीमेल की लाइफ में ये जो 40 साल होते हैं, इन 40 साल में हर 28 दिन बेटा, एवरी 28 डेज क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। कितने साल तक? 40 साल तक। समझे? बहुत होते हैं। तो 40 साल तक एवरी 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब 50 साल के बाद क्या हो जाता है? फीमेल की जो एंडोमेट्रियम का जो फॉर्मेशन है वो बंद हो जाता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रुक जाती है। एंड दैट सेसेशन या स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। PAUSE। दैट सेसेशन और स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। अब हमें ये नहीं पता बच्चे, नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, नाम है मेनोपॉज, हो रही है फीमेल में, बट यहां पे नाम क्या आ रहा है? मेन, है ना? तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो हो रही है फीमेल में, बट यहां आ क्या आ रहा है? मैन करके आ रहा है ना? मेनार्की, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये बहुत ही साइंटिस्टों का कॉन्सेप्ट है, क्या पता यही जाने इन्हें नाम कैसा रखा। तो अगर एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज की बात करें, आप लोग बताओ, एक फीमेल है, अगर उसकी हम एवरेज रिप्रोडक्टिव एज की बात करें तो उसकी रिप्रोडक्टिव एज कितनी हो गई? उस रिप्रोडक्टिव एज कितनी हो गई? 40 ईयर्स। तो ये जो नंबर है वो वेरी करता है 35 से 40 ईयर्स तक का। मतलब 40 साल लाइफ टाइम में फीमेल को मिलते हैं बच्चे पैदा करने के लिए। बट ध्यान से सुनना, बट ऐसा तो नहीं है ना कि हर महीने बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, इसका भी बहुत सारी डिटेल है बेटा सीखने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए, बट सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। कुछ टॉपिक्स हैं आगे जो हम कवर करेंगे, बहुत मजेदार है। अगर आप इसको एजुकेशनल पर्पस से ना सीखना चाहो ना, तो बहुत मजेदार चीज है कि एक फीमेल की बॉडी में कितने सारे चेंजेस होते हैं और एक मिरेकल की तरह चेंजेस होते हैं कि किस तरीके से ये होते हैं। ठीक है, अब यहां पे समझना, जैसा कि हमें पता है फीमेल के 40 साल तक, 40 साल या हम बोले 40 साल, 10 से लेके 50 साल तक की जो चेंजेस आते हैं, हर दिन हार्मोनल चेंजेस होते हैं। समझ रहे हो? हार्मोन्स का लेवल कहीं ऊपर हो रहा है, कहीं नीचे हो रहा है, कहीं प्रोजेस्टेरोन कांस्टेंट हो रहा है तो LH बढ़ रहा है। समझ रहे हो? तो हार्मोन्स के अलग अलग क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं। इन चेंजेस की वजह से फीमेल सफर करती है एक सिंपल सी बीमारी, जिसको खैर बीमारी तो नहीं बोलेंगे, और सिंपल से टर्म को हम क्या बोलेंगे? मूड स्विंग्स। क्या बोलते हैं बच्चे? मूड स्विंग्स, है ना? आई होप सुना होगा काफी लोगों ने कि भाई मूड स्विंग हो रहा है, या कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम चल रहा है तो वहां पे हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारे अलग अलग हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से फीमेल की बॉडी में बच्चे क्या होता है? मूड स्विंग्स होते हैं, है ना? कभी फीमेल खुश है तो कभी अचानक से गुस्सा हो गई, गुस्सा है तो अचानक से खुश हो गई, खुश है तो अचानक से हंसने लगी, हंस रही है तो पता नहीं, एक तरीके से मतलब पागल सी हो जाती है ये फीमेल। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रॉब्लम फीमेल की नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी बॉडी में जो हार्मोन्स के चेंजेस चल रहे हैं। ठीक है, और वो एक मेल को, या हम बोले एक हस्बैंड को, कितने साल तक झेलना होते हैं? जब तक वो फीमेल 50 साल तक नहीं हो जाती है, तब तक ये चीजें झेलनी होती है मेल्स को। ठीक है ना? तो दिस इज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो इसको अदरवाइज मत लेना कि अरे ये तो कैसी पागल औरत है, ये पागल लड़की है, पता नहीं कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी गाती है, कभी नाचती है। फीमेल ऐसी ही होती है। ठीक है, एंड आई गेस दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द फीमेल की मल्टीपल वेराइटीज एक इंसान को, एक मेल को देखने को मिलती हैं ना। राइट, इट इज अ नेचुरल थिंग। वेरी गुड दिवांग, अच्छा टर्म यूज किया है। अब मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए, मान लो मूड स्विंग हुआ और जो फीमेल है वो गुस्सा हो गई भाई, ठीक है, खतरनाक तरीके से गुस्सा हो गई और खाना वाना नहीं बनाना है, ये नहीं करना है, तो होता क्या है जनरली
यहाँ पे फीमेल को एक वो दी जाती है रिश्वत। वो रिश्वत किस फॉर्म में दी जाती है? चॉकलेट के फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है चॉकलेट का या आइसक्रीम का। क्यों? वाई दीज फीमेल्स आर गिवन चॉकलेट, और वाई दीज फीमेल्स लव सो मच ऑफ चॉकलेट एंड आइसक्रीम एंड ऑल दीज थिंग्स? इसका रीजन ये है बच्चे कि जब चॉकलेट खाते हैं ना, ठीक है, सिर्फ फीमेल ही क्या, लड़के भी जब चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट की वजह से हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है। वो केमिकल का नाम क्या है बेटा? डोपामीन। समझे? तो डोपामीन को हमने, आपको याद होगा बताया था हमने, क्या बोला था? दिस इज अ हैप्पी हार्मोन, है ना? ये हमारे हैप्पीनेस को कंट्रोल करता है, राइट? तो जब चॉकलेट खाते हैं तो जो डोपामीन का सिक्रीशन बढ़ता है, और सिक्रीशन बढ़ने की वजह से जो मूड खराब होता है एक फीमेल का, वो चॉकलेट खाने की वजह से थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं ठीक हो जाता है। तो ये रीजन है चॉकलेट वॉकलेट खाने का कि वाई फीमेल्स लव सो मच ऑफ कैडबरी, डेयरी मिल्क एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो यहां पर बच्चे अगर हम ओवरऑल बात करें, बस लेक्चर खत्म होने वाला है, आपको आई होप काफी सारी नॉलेज आपको यहां से गेन हुई होगी। ओवरऑल कंक्लूजन पर अगर हम आए तो कंक्लूजन समझना, ध्यान से सुनना। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो हम ये भी बताते कि पूरे लाइफ टाइम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फीमेल के बच्चे पैदा करने की कितनी है, कि कितने मैक्सिमम बच्चे पैदा कर सकती है। अगर आपको पता है तो आप लोग कैलकुलेशन करके बताना, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, याद दिला देना बस, ठीक है? बहुत अच्छी कैलकुलेशन है इसकी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहां पर। बट एनी हाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के लिए एंडोमेट्रियम जरूरी है। सुनना ध्यान से, आंसर आपसे चाहिए। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के लिए एंडोमेट्रियम जरूरी है, और एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? आप लोग बताओ। प्रोजेस्टेरॉन जरूरी है, बिल्कुल सही जवाब। अब अगर इंप्लांटेशन नहीं होता है, अगर इंप्लांटेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम बनी रहेगी या शेड ऑफ हो जाएगी? अगर इंप्लांटेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम बनी रहेगी या शेड ऑफ हो जाएगी? शेड ऑफ हो जाएगी, बनी बात है। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या 9 महीने तक, जब तक फीमेल प्रेग्नेंट है, क्या उन 9 महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी या नहीं होगी? 9 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे एंडोमेट्रियम से तो बेबी चिपका हुआ है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई तो अबॉर्शन हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, समझे? तो 9 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है। बट एक और अच्छी बात आपको और बताएं कि 9 महीने के बाद 6 महीने का टाइम पीरियड और रहता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एमेनोरिया। टर्म्स कहीं आपको बुक्स में मिल जाएंगे, सिलेबस में है नहीं, बस सुनो। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एमेनोरिया। ठीक है, ए से शुरू होता है, हमें वही लग रहा था, स्पेलिंग तुम लोग गलत ना कर लो। AMMENROHHEA, एमेनोरिया। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एमेनोरिया। अब 9 महीने के बाद बेबी पैदा होता है, और बेबी पैदा होने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है ब्रेस्ट मिल्क, है ना? बिल्कुल, कोलेस्ट्रम, सही कह रहे हो। तो ब्रेस्ट मिल्क जरूरी है, तो वो 6 महीने तक इतनी ज्यादा फीडिंग जरूरी है, जिसकी वजह से अगले 6 महीने, 9 महीने के अगले 6 महीने तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। और वो जो 6 महीने का पीरियड होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या बोलते हैं हम इसको? लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ट्विंस विंस के बारे में लास्ट में आएगा, तो परेशान मत होना। ठीक है बच्चों, अब एक होमवर्क सुन लो। अगर चाहते हो ये कॉन्सेप्ट, ये कंटेंट आपको अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आए, तो रीडिंग जरूर कर लेना इन टॉपिक्स की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की रीडिंग अच्छी तरह कर लेना। नहीं करोगे भूल जाओगे। सिर्फ कुछ चीजें याद रहेंगी जो आपने कुछ हटके सीखी हैं, बाकी जो एग्जाम्स का जो मेन कंटेंट है हो सकता है वह भूल जाओ। तो रीडिंग जरूर अच्छी तरह कर लेना,
ठीक है बच्चे, सारे जो डाउट्स हैं वो आपके हम कवर करेंगे, परेशान मत होना। इसी चैप्टर में तो सबसे ज़्यादा डाउट्स आते हैं, खासकर लड़कों को, तो बिल्कुल कवर करेंगे, परेशान मत होना। और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं बच्चे और आपको लेक्चर पसंद आया हो तो अमीबा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक यूट्यूब वालों, आसिफ सर का आपको टाटा बाय बाय।